नमस्कार बच्चों, वेलकम टू द केमिका पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। तो बच्चों, कोई भी दो एटम्स या कोई भी दो एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ दो अलग अलग तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक तरीका है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपस में एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा तरीका बॉन्ड फॉर्मेशन का है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर किए जाते हैं। दो एटम्स जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इस शेयरिंग की वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई देखिए, ये दोनों तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन के जो दो एक्सट्रीम तरीके हैं ये हम लोगों ने अब तक देखे, लेकिन एक्चुअल में कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं हो सकता, परफेक्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं हो सकता और कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं हो सकता। आयोनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रूर होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर होगा मतलब आयोनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग अवश्य होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर में भी कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर अवश्य होगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का काइंड ऑफ थोड़ा बहुत एक्सचेंज दोनों एटम्स के बीच में ज़रूर होता है और इस नेचर को ही हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब एक तरीके से मिक्सिंग, कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड की मिक्सिंग, इसी को बोला जाता है पोलैरिटी। जितनी ज़्यादा मिक्सिंग होगी पोलर कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग दोनों में अलग अलग देखेंगे किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है और किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर इंड्यूस होता है। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पोलैरिटी इन आयोनिक बॉन्ड। पोलैरिटी इन आयोनिक बॉन्ड मीन्स आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर। तो भाई देखिए यार, आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से बनता है। एक कैटायन होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक एनायन होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। चलिए भाई, अगर यहाँ पर परफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तो अब भाई कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये अब आप लोग जानते हो भाई कि कैटायन का साइज इन जनरल एनायन के कंपैरिजन में कम होता है। तो सपोज दिस इज अवर कैटायन, हालांकि इसमें न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन यहाँ पर कैटायन को मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से ही डिनोट कर रहा हूँ। उसका रीज़न अभी क्लियर हो जाएगा। और एनायन का साइज इन जनरल पेरेंट एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। एनायंस आर बिगर इन कंपैरिजन टू कैटायन। तो भाई ये सपोज हम लोगों का एनायन है, एनायन में भी बीच में न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इस तरीके से इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर दोनों के बीच में परफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है तो भाई दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। कैटायन में भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और एनायन में भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेकिन अब भाई जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। एनायन में न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं भाई, है ना। ध्यान रखना, ये कैटायन है, दिस इज सपोज M+ एंड दिस इज एनायन, ये है मान लीजिए X-। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, साइज भी एनायन का ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होगा। दूसरी तरफ इसके जस्ट पड़ोस में, इसकी विसिनिटी में एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है कैटायन। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कैटायन है ये क्या करेगा, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आइडियली तो दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। इस कैटायन के अट्रैक्टिव इंटरैक्शन की वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी पोलराइज्ड टुवर्ड्स द कैटायन, है ना भाई। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के थोड़ा सा इसमें क्या पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन मीन्स इसका एक एंड पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियस दूसरे एंड पर इकट्ठा या फिर दूसरे एंड पर पोलराइज होगा, मीन्स दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा पोलराइज होगा। और दूसरी तरफ भाई कैटायन तो है ही, ये हम लोगों का कैटायन है। तो अब आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर एनायन का साइज का डिस्टर्बेंस हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं एनायन डिफॉर्मेशन। इसको बोला जाता है एनायन डिफॉर्मेशन। एनायन का साइज बिगड़ गया, किस वजह से बिगड़ गया, क्योंकि कैटायन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उसकी वजह से इसका साइज बिगड़ा है। इसको हम लोग बोलते हैं एनायन डिफॉर्मेशन।
अब इस डिफॉर्म्ड स्टेट में अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखिए तो भाई देखिए दो न्यूक्लियस है यहाँ पर, एक कैटायन का न्यूक्लियस और एक एनायन का न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है अभी भी, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का इसके न्यूक्लियस के पास में है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत शेयरिंग जरूर हो रही है इन दोनों के बीच में। और शेयरिंग किसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से कैटायन के अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हुआ, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। इसी की वजह से आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। किस वजह से? एनायन के डिफॉर्मेशन की वजह से, है ना। अब आप लोग भाई पूछ सकते हो, शुरुआत में मैंने बोला कि हम लोग कैटायन को यहाँ पर केवल एक छोटा सा आयन मान के ही चल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने शो नहीं किया। उसका रीज़न यार देखो सीधा सा है, डिफॉर्मेशन भाई कैटायन का भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एनायन का साइज़ इतना कम होता है कि उसमें डिफॉर्मेशन कंसीडर करने का कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। साइज़ इतना कम है कि डिफॉर्मेशन उसमें कोई मैटर नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ एनायन के डिफॉर्मेशन को ही कंसीडर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब भाई कैटायन के अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी इन आयोनिक बॉन्ड। और इस मैकेनिज्म के बेसिस पर अब हम लोग अगर फैक्टर्स देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। फैक्टर्स इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, फैक्टर्स इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स किसी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा सकते हैं, है ना, जिनको आप लोग फजान्स रूल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग फजान्स रूल के नाम से भी जानते हैं। तो यार देखो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएंगे? ऑफ कोर्स वो सारे के सारे फैक्टर्स कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ाएंगे जो कि एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेंगे। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो एनायन की पोलराइजेबिलिटी को बढ़ाएं, एनायन आसानी से पोलराइज हो सके, है ना, या फिर इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर को बढ़ाएं। पोलराइज कर कौन रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हुआ ये कैटायन की वजह से ही तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो कोई भी फैक्टर जो कैटायन की पोलराइजिंग पावर को बढ़ाता है या एनायन की पोलराइजेबिलिटी को बढ़ाता है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो फजान्स रूल 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो कि किसी आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर इसमें चार्ज। तो चाहे कैटायन हो या एनायन हो, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सुनने में अजीब लग सकता है कि भाई आयोनिक बॉन्ड में चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन फैक्ट यही है कि चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। आप दोनों को चेक करके देख लीजिए भाई, देखिए कैटायन का अगर चार्ज बढ़ेगा सपोज, तो कैटायन का चार्ज बढ़ने की वजह से इसकी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, और पोलराइजिंग पावर अगर बढ़ेगी तो फिर यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। एनायन का चार्ज अगर बढ़ता है भाई, एनायन पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बढ़ गया, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे उनके बीच का रिपल्शन भी बढ़ता चला जाएगा, और इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एनायन के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के साथ उतना ही लूजली बॉन्डेड होगा, और लूजली बॉन्डेड होगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चाहे कैटायन हो या एनायन हो, अगर चार्ज दोनों में से किसी के ऊपर भी बढ़ता है तो हमेशा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ती है चार्ज बढ़ने से, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बॉन्डेड होगा इसलिए। तो पहला फैक्टर चार्ज का, कैटायन हो या एनायन, चार्ज बढ़ेगा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। सेकेंड फैक्टर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरा स्मॉल कैटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन जितना स्मॉल हो उतना बढ़िया हो, और एनायन जितना लार्ज हो उतना बढ़िया है। स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन। स्मॉल कैटायन का है, स्मॉल कैटायन का क्या काम है भाई यहाँ पर? स्मॉल कैटायन बेसिकली देखो जितना ज़्यादा यहाँ पर कैटायन का साइज़ कम होगा, साइज़ कम होने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी। जितना साइज़ कम होगा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, और अगेन जितना ज़्यादा डेंस पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी।
एनायन के केस में एनायन का साइज जितना बड़ा हो उतना बढ़िया, उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाएगी भाई? साइज बढ़ेगा तो ऑफकोर्स यार ऑब्वियस है ये तो कि साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब लूजली बॉन्डेड होंगे। लूजली बॉन्डेड होंगे तो उनको पोलराइज करना आसान हो जाएगा, कैटायन उनको उतनी आसानी से पोलराइज कर पाएगा। तो कैटायन का साइज स्मॉल और एनायन का साइज जितना लार्ज होगा, पोलराइजेबिलिटी या कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। एंड फोर्थ फैक्टर इज कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड जिसमें कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनमें आयोनिक कैरेक्टर हाई होता है। यार ये फैक्टर भाई ध्यान रखिएगा, ये बाकी ऊपर के फैक्टर मैंने कोवेलेंट के हिसाब से लिखे हैं, इसको भी लिखा जा सकता है ना, लेकिन भाई ये याद रखना थोड़ा ज़्यादा आसान है कि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। s2p6 कॉन्फ़िगरेशन है अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आउटर शेल का डी सब शेल पूरी तरीके से भरा हुआ है, D10 मतलब एक तरीके से आउटर शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस का आयोनिक कैरेक्टर हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना भाई। उल्टा अगर कोवेलेंट के हिसाब से बोलना है तो बिल्कुल बोल सकते हैं भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कंपाउंड्स हैं जिनमें कि इनर्ट या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इनर्ट या फिर स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जैसे सीधा सा एग्जांपल यार, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3 मॉलिक्यूल लिए, NaCl, AgCl और लेट्स से FeCl3, NaCl, AgCl, FeCl3, और पूछ लिया जाए इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो भाई देखिए क्लोराइड तो सब में कॉमन है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं। Na+ मतलब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर रखा है ना, s2p6 इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास। Ag+ मीन्स D10 कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, मतलब ये स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। Fe3+ इसका कॉन्फ़िगरेशन भाई D5 है और इसमें ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं है, ना ही इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना ही स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब इन तीनों में अगर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो FeCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। FeCl3 का कोवेलेंट कैरेक्टर, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर FeCl3 में मैक्सिमम होगा और NaCl में मिनिमम होगा। आयोनिक कैरेक्टर उल्टा होगा, NaCl का आयोनिक कैरेक्टर मैक्सिमम है और FeCl3 का आयोनिक कैरेक्टर मिनिमम है। तो बच्चों ये 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स के बेसिस पर आप किसी भी कंपाउंड में कोवेलेंट या आयोनिक कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हो। चार्ज बढ़ने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन या स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है अगर, तो उस केस में फिर कोवेलेंट कैरेक्टर घटता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इन 4 फैक्टर से आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम के हैलाइड्स NaF, NaCl, NaBr एंड Na, इनका भाई कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा या आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। किसी भी एल्कली मेटल के हैलाइड के लिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए मेटल तो यहाँ पर फिक्स्ड है, कैटायन फिक्स है, केवल एनायन वेरी कर रहा है। एनायन में भी चार्ज फिक्स है, केवल साइज वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे फ्लोराइड से लेकर के आयोडाइड तक साइज बढ़ता जाएगा, भाई ये सबके सब हैलोजेंस हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ेगा। तो फ्लोराइड से लेकर के आयोडाइड तक कंटिन्यूसली साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। NaF में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है और Na में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कैटायन का साइज बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। तो ये आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का सारे के सारे फैक्टर्स, किस तरीके से कोवेलेंट कैरेक्टर आया ये भी हम लोगों ने समझा। पोलराइजेशन, एनायन के पोलराइजेशन की वजह से आता है। कैटायन एनायन को पोलराइज करके कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस करता है और
कौन कौन से फैक्टर्स कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, ये 4 फैक्टर्स जिनको हम लोग फजान्स रूल के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक, तो अब ये आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके बाद फिर कोवेलेंट बॉन्ड में भी देख लिया जाए। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी चाहिए, परफेक्ट शेयरिंग होनी चाहिए, 50-50 की शेयरिंग बिल्कुल एकदम। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो सकता है। तो पोलैरिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स, पोलैरिटी इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोलैरिटी कोवेलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी कैसे आएगी? चलिए देखिए, मान लीजिए भाई कोई 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl में भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। और अगर ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दोनों एटम्स के बीच में एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मीन्स 50-50 की शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से अलग अलग है, काफ़ी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर बिल्कुल परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में होने चाहिए थे, वो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ना हो करके क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और इस शिफ्टिंग की वजह से क्लोरीन के ऊपर, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यार देखो, कोवेलेंट बॉन्ड में तो भाई आइडियली दोनों के दोनों बॉन्डेड एटम्स परफेक्ट न्यूट्रल होने चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है, एक के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये कैरेक्टरिस्टिक आयोनिक बॉन्ड की है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर इंड्यूस हो रहा है। तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आने का एक ही रीज़न है, एक ही फैक्टर है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, है ना, यहाँ पर एक ही फैक्टर काम कर रहा है। कौन सा फैक्टर? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल चार्ज मतलब आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्डेड एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। हाइड्रोजन क्लोरीन में भाई काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन अगर मान लो यही बॉन्ड हम लोग क्लोरीन के बीच में बना दें, क्लोरीन के बीच में अगर बना दिया, या ये आपका एकदम परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ऑलमोस्ट 100%, है ना। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ऑलमोस्ट 100%, आयोनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है बॉन्डेड एटम्स के बीच में, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता चला जाता है, आयोनिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये तो यार एक तरीके से क्या क्वालिटेटिव हम लोगों ने बात की कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैसे आएगा। अब होता क्या है एक्चुअल में, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में कई बार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं वो तो बिल्कुल डेफिनेटली पोलर होंगे और होते हैं पोलर, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सीधा सा एग्जांपल ले लें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, BF3, है ना। लास्ट लेक्चर में VSEPR थियरी हम लोगों ने डिस्कस की थी, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि BF3 इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर। तीनों के तीनों फ्लोरीन बोरॉन के चारों तरफ परफेक्ट सिमेट्री में ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं। लास्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, आप लोग जा करके इसका VSEPR थियरी का डिस्कशन वहाँ पर देख सकते हो। तो BF3 तीनों के तीनों एटम्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर यहाँ पर हम लोग यार इंडिविजुअल बॉन्ड्स की बात करें, इंडिविजुअल बॉन्ड्स तो डेफिनेटली पोलर होंगे। बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो बोरॉन यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर होगा, एंड फ्लोरीन्स, जितने भी फ्लोरीन्स हैं ये सब के सब इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होंगे। लेकिन BF3 ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल के नेचर की बात की जाए कि इसका नेचर, पूरे मॉलिक्यूल का नेचर
पोलर है या नॉन पोलर, तो BF3 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्योंकि ये जो बच्चों यहाँ पर पोलैरिटी कोवलेंट बॉन्ड में, इंडिविजुअल बॉन्ड्स में पोलैरिटी है, जितने भी BF बॉन्ड्स हैं यहाँ पर सब में इंडिविजुअल बॉन्ड्स में पोलैरिटी है, लेकिन इस पोलर कैरेक्टर को मैग्नीफाई मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन की जिसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। क्या है डेफिनेशन भाई? इसकी सीधी सीधी मैथमेटिकल डेफिनेशन ही है, डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। क्यू का मतलब ये जो यहाँ पर भाई दोनों के दोनों बॉन्डेड एटम्स हैं, ये हम लोग बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की, इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है ये। तो किसी भी बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। क्यू मतलब जो पार्शियल चार्ज डेवलप हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, दोनों सेम ही होते हैं हमेशा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो चार्ज डेवलप हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। और दूसरा फैक्टर यहाँ पर है डी, मतलब डिस्टेंस, दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एक तरीके से भाई अगर बॉन्ड में हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। तो ये इन दोनों टर्म्स का मीनिंग है। क्यों मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल चार्ज, जो कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी भाई, है ना यार। जो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तो मतलब एक तरीके से ये जो चार्ज है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर यहाँ पर डिस्टेंस का फैक्टर है। दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। और ये डिस्टेंस भाई क्या? डिस्टेंस बेसिकली बॉन्ड लेंथ है, और बॉन्ड लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी बॉन्डेड एटम्स में? साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। टाइप ऑफ बॉन्ड के ऊपर तो डिपेंड करेगी भाई, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ लगातार कम होती चली जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो अगर आप सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते जा रहे हो तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। लेकिन अगर भाई गिवन टाइप ऑफ बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम्स। जितना ज़्यादा साइज होगा बॉन्डिंग एटम्स का, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस या दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और ये क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन भी होगी। और केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लिया जाता है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये डिनोट करने के लिए मैंने टेल में यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन भी बना दिया। मैंने मतलब बनाया जाता है भाई, ये कन्वेंशन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर सारे के सारे डाइपोल मोमेंट BF3 में अगर देखें हम लोग तो सारे डाइपोल मोमेंट्स बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड होंगे। इस तरह से ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड है। इंडिविजुअल बॉन्ड्स में बिल्कुल भाई डाइपोल मोमेंट है, लेकिन जब आप इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने जाओगे तो भाई क्या ये तीनों के तीनों डाइपोल मोमेंट्स बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम बॉन्ड्स के बीच में बन रहा है, सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, और परफेक्ट सिमेट्री है पूरे मॉलिक्यूल में। मतलब सारे के सारे बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। सारे के सारे बॉन्ड्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसल आउट होकर के नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो ही आएगा। तो ये जो वेक्टर नेचर है भाई डाइपोल मोमेंट का, उसकी वजह से क्या होता है कई बार कि इंडिविजुअल बॉन्ड्स तो पोलर कैरेक्टर वाले होते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल का नेचर नॉन पोलर होता है। एक और एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, एक दो नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं, और इसमें ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कई बार बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पॉजिटिव सेंटर है एंड ऑक्सीजन नेगेटिव सेंटर है। तो दोनों के दोनों डाइपोल मोमेंट अगेन कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ ये वाला भी डायरेक्टेड है और ये वाला भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। लेकिन फिर से वही यार, दोनों एटम सेम है ना, तो दोनों डाइपोल मोमेंट भी सेम होंगे, और डाइपोल मोमेंट सेम होंगे, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करके क्या आ जाएगा? इसका जीरो ही आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट इसका एग्जैक्टली जीरो ही होगा। तो इस तरीके से इन जनरल इनफैक्ट भाई आप ध्यान रखिए, कोई भी अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है और उस सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में अगर सारे के सारे सराउंडिंग एटम्स सेम होते हैं
तो हमेशा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 ही होती है। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी 0। अब भाई इसके वेक्टर नेचर का एक जगह और भी हम लोगों को एग्जांपल देखने को मिलता है। चलिए एक और केस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वेक्टर नेचर का एग्जांपल एक जगह और। जैसे कि अगर हम लोग अमोनिया और NH3 और NF3 इन दोनों के डाइपोल मोमेंट्स को कंपेयर करें, अमोनिया और NF3, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाई देखिए दोनों ही मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री तो एग्जैक्टली सेम है, ट्राइगोनल पिरामिडल। आप चेक करके देख लीजिए, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और बाकी के 3 बॉन्ड पेयर हैं। AB3E टाइप का मॉलिक्यूल और VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग इसका शेप आना चाहिए ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये बच्चों यहाँ पर 3 हाइड्रोजन पिरामिड में इस तरीके से अरेंज होंगे और एक लोन पेयर इसका एक्सियल पोजीशन पर इस तरीके से रखा हुआ है। और सेम सिचुएशन दूसरे NF3 मॉलिक्यूल की भी है। NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, इसमें भी तीनों फ्लोरीन्स अरेंज्ड हैं ट्राइगोनल पिरामिड में और लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर रखा है। अब अगर हम लोग पहले अमोनिया को देखें यार, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ होगा। सारे के सारे बॉन्ड्स के जो डाइपोल मोमेंट हैं वो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ होंगे। लेकिन केवल यही 3 डाइपोल मोमेंट नहीं होंगे, एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑफकोर्स भाई लोन पेयर तो हमेशा नेगेटिव होगा ही, तो इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ होगा। अब दूसरा मॉलिक्यूल में NF3 में आ जाते हैं, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड होगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड होगा। और नाइट्रोजन और लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ डायरेक्टेड होगा। अब दोनों की पिक्चर से भाई आपको समझ में आना चाहिए किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। NF3 का डाइपोल मोमेंट अमोनिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। रीज़न आप देखिए, यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट हैं ये सब के सब ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाई ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री, हॉरिजॉन्टली अगर बात की जाए तो फिर ये तीनों के तीनों बॉन्ड्स एकदम बिल्कुल सिमेट्री में ही होंगे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इन सब की वर्टिकल डायरेक्शन एक ही है, इसलिए इनका जो नेट या जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा बॉन्ड्स की वजह से, जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। और नाइट्रोजन और लोन पेयर का भी डाइपोल मोमेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर दोनों के दोनों बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट और लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट जो है वो दोनों के दोनों एड अप हो जाएंगे। जबकि दूसरे केस में NF3 के केस में आप देख रहे हो नाइट्रोजन और फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब डाउनवर्ड्स है, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ ही डायरेक्टेड होगा। जबकि नाइट्रोजन और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है और इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट आपस में कंपनसेट होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इसका भाई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, 0 हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये दोनों ही डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा NF3 का, दैट विल बी लेस देन डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कंपैरिजन में डाइपोल मोमेंट कम होगा। और ये सब हुआ किस वजह से है, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर नेचर की वजह से। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ही ये डाइपोल मोमेंट्स कहीं पर ऐड हो रहे हैं, कहीं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्शन अगर सेम होगी तो फिर ऐड होंगे, अपोजिट होगी तो फिर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये बच्चों आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों में पोलर कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप होता है और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है ना, ये हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया। हम लोग जो जो कंसेप्ट्स करते जा रहे हैं, अभी मैं फिर एक लेक्चर रखूंगा जिसमें हम लोग इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे अप्लाई करना है। काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग रहा होगा इसमें एप्लीकेशन का, लेकिन हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लियर आइडिया मिले कैसे इनको क्वेश्चन सॉल्विंग में हम लोग अप्लाई करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी स्टार्ट करेंगे। आप लोग पूरा का पूरा लेक्चर देखते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर आप लोगों का पूरा मैं इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करवाऊंगा। जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर मैं ये कंप्लीट करूंगा। और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।